जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। और आज मैं फिर आपके सामने हूं मैथमेटिक्स के वैसे बढ़िया क्वेश्चन लेकर। आज ऐसे टेक्निक्स वाले क्वेश्चंस मिलेंगे और इतना बेहतरीन मिलेंगे जो हर बार हर साल जो है, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा हो, उसमें पूछा गया है। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन है कि एक निश्चित संख्या के पुरुष 20 दिन में एक कार्य करने के लिए सहमत होते हैं। माने कुछ पुरुष मिलकर ये सहमत होते हैं कि हम लोग ये काम 20 दिनों में कर देंगे। फिर होता क्या है, तो 5 व्यक्ति कार्य पर नहीं आते हैं। साकार लिया कि हम आएंगे और 5 आदमी फेल मार देता है। पहले साकार लिया कि हम आएंगे, हमें मालूम है नहीं है कोई आदमी कहा था। एक आदमी कहा था कि हम आएंगे, कई दिन काम करेगा। तो आदमी और दिन ऊपर ही गिनती होता है गुना में। तो एक्स आदमी कहा था कि हम 20 दिन में काम को कर लेंगे। आदमी आया 5 गो कम। आदमी आना था एक्स, आया 5 गो कम, एक्स माइनस 5। अब अन्य 40 दिनों में काम पूरा करते हैं। तब इसको लगा है 40 दिन। कितना लगा है? 40 दिन। तो करें उन पुरुषों की संख्या ज्ञात करें जो वास्तविक रूप से कार्य करने के लिए सहमत हुए थे। कहने का मतलब यह है कि कुछ पुरुष कहते हैं कि हम लोग इस काम को 20 दिन में कर लेंगे। ठीका ले लिया। उसके बाद उसमें 5 आदमी कहा कि ना भाई, हमारे तो कपार में दर्द हो रहा है, हम तो ना आएंगे। और तब क्या हुआ कि 5 आदमी के नहीं आने से अभी काम चला गया कितना दिन? 40 दिन में कंप्लीट होता है। कितना दिन में? 40 दिन में। तो पूछ रहा है तो इसका मतलब पहले कई आदमी सकारा था। तो नियम कहता है कि जितना आदमी करने वाला है काम, उसको और उसके समय से गुना कर दीजिए। तो एक आदमी मान लीजिए सकारा था 20 दिन में करने के लिए, तो समय समय और आदमी को गुना किया गया। फिर अब जो दूसरे सवाल का भाग है उसको भी गुना करके बराबर करेंगे। फिर 5 आदमी नहीं आया तो x माइनस 5 और समय लगा 40 दिन। तो गुना हो गया, दोनों बराबर हो गया। कुछ कट रहा है, ये दोनों कट जाएगा, ये दो दूना 4 हो जाएगा। कीजिएगा कैलकुलेट तो x बराबर आ जाएगा, ये 2x में 2x हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। करते यह है कि इधर से प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, और इधर है -10। तो क्या होगा? -x बराबर -10 हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा, x का मान आ जाएगा कितना? 10। आपका उत्तर हो जाएगा 10 दिन। माने 10 व्यक्ति ने ही यह एक्सेप्ट किया था कि हम लोग 20 दिन में यह काम को कर लेंगे। इस प्रकार से बनाते हैं इस टाइप के सवाल कि इतना आदमी कहा था आएंगे और इतना दिन में कर देंगे, तो उसको गुणा करेंगे। फिर 5 आदमी कहा कि हम नहीं आएंगे, तो x माइनस 5 हो गया। ई कहा कि भाई अब नहीं आया तो यह काम चला गया कितना दिन? मान लीजिए मिठवे 5 को नहीं आया तो 40 दिन में काम खिंचा गया, तो 40 से गुना हो गया। माने इधर व्यक्ति अगुणे समय, इधर भी व्यक्ति गुणे समय बराबर कर दीजिएगा तो आपका उत्तर आ गया x का मान 10। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच में हमें काउंट करना है कि अभाज्य संख्या कितनी है। तो इसका कोई टेक्निक है? कोई टेक्निक नहीं है, काउंट ही करना होगा। 60 के बाद 61 है, 62 63 तो अभाज्य नहीं है। अभाज्य मतलब जिसमें जिसमें स्वयं और एक को छोड़कर किसी से भाग ना लगे। 62 63 नहीं होगा, 64 65 नहीं होगा, 66 67 हो जाएगा, 68 नहीं होगा, 69 नहीं होगा, 70 71 हो जाएगा, 70 नहीं होगा 71 हो जाएगा। ठीक है, 72 नहीं होगा, 73 हो जाएगा, 74 अभाज्य नहीं है, 75 नहीं है, 76 नहीं है, 77 नहीं है, 78 नहीं है, 79 हो जाएगा। इसी तरह 81 82 नहीं है, 83 हो जाएगा। 84 85 86 ये सब अभाज्य संख्या नहीं है। 87 नहीं है, 88 नहीं है, 89 हो जाएगा। 90 91 92 93 94 95 96 97 97 नहीं है किसी के पढ़ा में। ठीक है, 98 99 और 100 ये सब पढ़ा में है। तो काउंट कर लीजिए, यही जो है यही किसी दूसरे के पढ़ा में नहीं है। यही एक और स्वयं से भाग लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिला के कितने आ रहे हैं? 8। काउंट कर लीजिएगा। 60 के बाद 61 आगे, 62 63 नहीं है, 64 नहीं है, 65 नहीं है, 66 नहीं है, 67 नहीं है, 67 नहीं है, 67 आवाज है नहीं, 67 68 69 70 71, ठीक है, 72 73 आभाज्य संख्या है,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 79 अभाज्य संख्या है। उसी तरह 80, 81, 82, 83 है, 84, 85, 86 या 87, 88 और फिर आ जाएगा 89 आपका अभाज्य है, और 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97 अभाज्य है। कई को होगा? 2, 4, 5, 3, 8। आपका उत्तर हो जाएगा 8। मतलब 60 और 100 के बीच में पूछा जाए कि अभाज्य संख्या कितनी है तो 8 है। इसका कोई तरीका नहीं है, लिखना ही पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये टेक्निकली सवाल है, ये टेक्निक से बनाया जाएगा। 1875 दो वस्तुओं को बेचता है। यदि एक पर 25% का लाभ होता है और एक पर 25% का हानि होता है, ठीक है, 25% का लाभ, 25%। एक यह ऐसा तरीका मैं बताने वाला हूं जो अभी तक शायद आप नहीं देखे होंगे, हो सकता है कि कुछ लोग देखे होंगे। व्यापारी 1875 के हिसाब से दो वस्तुओं को बेचता है और उसमें से एक वस्तु 25% का लाभ कमाता है और दूसरे वस्तु पर 25% का हानि। तो इसका हानि ज्ञात करना है कि टोटल कितना हानि हुआ। अब कुछ लोग कहेंगे कि विक्रय मूल्य दिया है तो पहले हम क्रय मूल्य निकाल लें और उसके बाद हानि तो निकल ही जाएगा। तो क्यों नहीं कुछ उससे आसान तरीका अपनाया जाए। आसान तरीका कैसे? तो लाभ की बात करें तो देखो 25% है ना, दोनों में 25% है तो बिल्कुल आसान है। 25/100 कर दो, 1/4 कितना हुआ? 1/4। मतलब अगर हम इधर लिखें क्रय मूल्य, इधर लिखते हैं विक्रय मूल्य, तो पहिलका वाला में इसका मतलब यही ना हुआ। ये 25/100 माने 1/4। 1/4 का मतलब कि क्रय मूल्य 4 है तो इसका विक्रय मूल्य जो होगा, इसका जो विक्रय मूल्य होगा इधर लिख दीजिए। एक तरफ क्रय मूल्य लिखिए आसानी से समझने के लिए, एक तरफ क्रय मूल्य, इधर क्रय मूल्य, इधर विक्रय मूल्य। सबसे पहले आप कैलकुलेट कीजिए, दोनों अगर है अलग अलग तो दोनों का बटा कर लीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं। कह रहे कि 25%, तो 25/100 काट के आ गया 1/4, मतलब 4 रुपया क्रय मूल्य, तो 1 रुपया इस पर लाभ होगा। तो लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 5। हानि वाला को समझते हैं, हानि के लिए भी 25% है, माने 25/100 1/4 माने 4 रुपया। अगर 4 रुपया होगा क्या क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य होगा कितना? 3, तब ना हानि होगा 1 रुपया का। फिर से समझ लो, ये हम बात कर रहे हैं पहले लाभ का, 25% है, हानि भी 25% है, कोई दिक्कत नहीं है। 25/100 माने 1/4। अब लाभ वाला में देखो 4 रुपया क्रय मूल्य, तो लाभ इस पर कमा रहे 1 रुपया, माने विक्रय मूल्य कितना है? 5। अगर हानि वाला में दूसरा क्या है? हानि वाला, तो हानि वाला में क्रय मूल्य अगर 4 है तो 1 रुपया हानि होगा तो विक्रय मूल्य कितना का होगा? 3 का। ये आपने समझ लिया कि भाई ये तो टोटल मिलाकर हमारे पास यह डाटा आ गया। अब इसकी आगे क्या करें? इसके आगे कुछ नहीं करना है, विक्रय मूल्य बराबर करो, क्योंकि विक्रय मूल्य ना दिया है तो बराबर करो। यहाँ देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 से गुना करेंगे, यहाँ 3 से तो बराबर होगा। यहाँ 5 था, यहाँ 3 था, तो यहाँ 5 से गुना, यहाँ 3 से गुना हो गया। मैं टेक्निक सिखा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, नहीं तो सीख जाओगे तो एकदम समय नहीं लगेगा। तो यहाँ 3 था तो ऊपर 3 से गुना, यहाँ 5 था तो नीचे 5 से गुना, लेकिन लाइन में बराबर गुना होगा। ऊपर वाले में 3 से गुना किया है आपने, नीचे वाले में 5 से गुना किया है। तो जरा देखिए, यह जो कैलकुलेट किए हैं आप, यह आ गया था 4 3 12, यह आ गया 15। इस पर विचार कीजिए, यह है 20 और यह है 15। क्लियर है? अब यहां से देखो भाई, यहां से अब साफ बात है कि यहाँ टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? टोटल क्रय मूल्य हो गया 32, और यहाँ टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया? 30 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह टोटल विक्रय मूल्य वाला हिस्सा है, तो टोटल आपका 30 हो गया, और टोटल आपका यह क्या हो गया? टोटल आपका हो गया 32। तो क्रय मूल्य है 32 और आपने उसको बेचा 30 में, घाटा कितना का हुआ? 2 रुपया का। कितना का हुआ? 2 अनुपात का। अब यहां से तथ्य आप समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ये टोटल क्रय मूल्य आपका दोनों वस्तुओं का 32 है, दोनों का विक्रय मूल्य 30 है, तो आपको घाटा हुआ कितना का? 2 का घाटा हुआ। ये हानि आपका 2 अनुपात का हुआ। कितना अनुपात का हुआ? 2 अनुपात का हुआ। तो 2 अनुपात का हुआ तो मान कैसे निकालेंगे? तो देखिए, यहां विक्रय मूल्य आपके पास एगो का कितना है? 15 है, तो 15 अनुपात, देखो ये भी 15 है, ये भी 15 है, दोनों बराबर है, और दोनों के लिए कितना दिया है? 1875 दिया है।
1875। आप यहाँ देख सकते हो कि 15 अनुपात का मान 1875 दिया है। एक अनुपात का मान निकाल लो, 1875 बटा में 15 भाग दे दीजिए, भाग दीजिएगा ना तो 125 आ जाएगा। कितना आ गया? एक अनुपात का मान हो जाएगा 125। तो हमारे पास हानि कितना आया है? 2 अनुपात। तो 125 से गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 250 रुपया का हानि। आपका उत्तर आ जाएगा 250। ठीक है, इस तरीका से आप बना सकते हैं। क्लियर है? एक कंसेप्ट है, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। आप जैसे आप क्या करना है कि इसको रिवीजन इस टाइप का क्वेश्चन का कीजिएगा तो स्पीड बढ़ेगा। और नहीं तो एक और तरीका है, क्रैमूल निकालिए, फिर टोटल विक्रैमूल में से क्रैमूल को घटा दीजिए, वो भी एक तरीका है। उस तरीका से भी मैं बता दे रहा हूं, आप उससे तरीका से भी बना सकते हैं। एक दूसरा तरीका आपके पास है, 1875 दो वस्तु है, 1875 कर दिया आपने। ठीक है, एक पर ये विक्रयमूल है। मैंने कहा कभी पिछले वीडियो में कि अगर विक्रयमूल है तो उसके नीचे डिपेंड करेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो पहिलका पर लाभ हो 25% का तो नीचे 25% लाभ को लिखेंगे 125। हमें निकालना है क्रयमूल, यहाँ लिखेंगे 100। फिर देखिए दूसरा वाला में हानि हो रहा है 25% का तो यहाँ लिखेंगे 75 और यहाँ लिखेंगे 100। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए। 25 बचे और 25 चौका, 5 से काटिएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो फिर 3 7 7 बचे 35 और 50 25। गुना कीजिए इसको, 5 चौका 20, 28 2 30, हाथ में 3, 12 3 15। इसका मतलब आपका क्रयमूल कितना का था? 1500 का। इसको 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 3 से काटिएगा तो 625 हो जाएगा। इसको गुना कीजिए, 10 24 1 25 और बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। ये आपने पहला वाला को किना 1500 में और दूसरा वाला को किना 2500 में। तो टोटल आपका क्रयमूल कितना हो जा रहा है? 1500 और 2500 मिलकर हो जाएगा 4000। कितना हो जा रहा है? 4000 हो जा रहा है। और आपका टोटल विक्रयमूल क्या हो रहा है? 1875 दो गो वस्तु का है, निकाल लो। 0 14 1 15 और 36 1 37, यहां से भी हो जाएगा। आपने देखा कि टोटल इसका क्रयमूल जो है वो आ रहा है 4000 और विक्रयमूल आ रहा है 3750। तो आपको हानि कितना का हुआ? 250 रुपया का हुआ। कितना का हुआ बच्चों? बच्चों हो या साथियों हो, जो भी हो, आप देख सकते हैं मैंने दोनों कंसेप्ट बता दिया। एक में क्रयमूल जो है वह कितना आ रहा है? एक का क्रयमूल आ रहा है 4000, दोनों को मिलाकर क्रयमूल आ रहा है 4000 और आपका विक्रयमूल आ रहा है 3750। तो आपको घाटा कितना का हुआ? तो घाटा आपका हो गया, हानि हो गया कितना का? 250 का। यह एक कंसेप्ट हो गया। दोनों कंसेप्ट से मैंने बता दिया। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है y इंटू, जो प्रश्न है लिख दिया गया। ठीक है, कह रहे y की जगह आपको रखना होगा 5। क्या रखना है बच्चों? 5 रखना है। तो इसमें से एक और y निकलेगा क्या? y के पावर 3 रहने दो। ये 2 गो y है, एगो बाहर मैंने निकाल दिया, एगो y था निकल गया, कुछ नहीं बचा तो एक बचा। ये 5 गुने 5, फिर 5 के पावर 3, 5 माइनस 1 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 5 के पावर 3 125 घटाओ, ये हो जाएगा 6। 25 गुने इसको घटाइए, कितना हो जाएगा? 119। मतलब 25 में 119 से अब आप गुना कर लीजिए। तो 25 में 119 से गुना कीजिए तो कौन सा उत्तर होगा इसका? 25 नवा 225, 25 नवा कितना होता है? 225 हो जाएगा। तो 225 का 5 हाथ में 22 और 25 में 11 से जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 275 और उधर हासिल क्या था? 22। ये हो जाएगा 297, माने 2975 आपका सही उत्तर आ जाएगा। इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें स्पष्ट है क्या? यहाँ स्पष्ट है कि y इंटू वाई के पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई लिखा है। मैंने क्या किया कि बस यहां से y मैंने निकाल दिया और यहाँ बच गया, y के पावर 4 था तो 3 बच गया, यहाँ y 2 था तो एगो निकल गया है। ये सब में से एक ही y निकल गया ना, इसमें से y कॉमन निकल गया है
तो ये कहेगा सब में कम हो जाएगा। अब बस y के जगह मैंने 5 बैठा दिया, सवाल में दिया है, उत्तर आ गया कितना, 2975। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चले। ये सब वैसे प्रश्न हो रहे हैं जो काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह तो ऐसा तरीका बताने वाला हूं, ये रामबाण तरीका बताऊंगा, ऐसा तरीका जो एक बार में, एक झटका में आपसे बन जाए। इतना आसान तरीका आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। इतना आसान तरीका आप ठीक सुन रहे हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा। ठीक है, आप एक बार इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 42, गुना लिख दीजिए, और एक बार इसको घटाइए। अगर देखो लिखा है कि दो धनात्मक पूर्णांक का योग 34 है और उनका अंतर 8 है। अगर योगफल दिया हो और अंतर दिया हो, अगर दो संख्याओं का योगफल दिया हो और अंतर दिया हो और दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए और फिर दोनों को घटा दीजिए। तो 34 में से 8 जाएगा तो क्या होगा, 26 होगा ना भाई। और आपको 4 से क्या करना है, आपको 4 से भाग कर देना है गुणनफल के लिए। क्या करना है, 4 से भाग, तो 2 से कटेगा तो 21 और 2 से कटेगा तो 13, गुना कर दीजिए। 13 एकम 13, आई 26 एक 27, 273 आपका सही उत्तर हो गया। आपने तरीका क्या सीखा, इससे आसान अभी मार्केट में तरीका नहीं होगा। एक योग दिया हुआ है और एक अंतर दिया हुआ है, तो एक योग और एक अंतर है, तो करेंगे क्या, तो अंतर और योग दिया है तो गुणनफल निकालना है, दोनों को एक बार जोड़ देंगे, एक बार दोनों को घटा देंगे और बटा में क्या लिख देंगे 4, 273 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, दो संख्याओं का लक्ष्य कितना दिया है, 66। यह संख्या 2:3 के अनुपात में है, तो संख्याओं का योग कितना होगा। इतना आसान कि कहिए नहीं। 2 और 3 का एलसीएम निकाल लो, 6 हो जाएगा, 6 अनुपात हो जाएगा, अनुपात में है ना, तो 2 3 का लघुत्तम कितना होगा, 6 अनुपात, और यहां लघुत्तम दिया है 66। एक अनुपात माने क्या, 11, एक अनुपात माने 11। तो संख्या का यहां अनुपात दिया है 2:3, अब पूछ रहा है योग कितना होगा, तो संख्या को जोड़िए, 3 2 5 अनुपात, तो 5 अनुपात है ना, तो एक अनुपात का मान 11 है, तो योग मतलब 5 अनुपात है, 5 में 11 से गुना कर दीजिए, 55 आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिक्कत कोई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या समझा, यहां लघुत्तम लिखा हुआ है कि लघुत्तम 66 है, संख्या लिखा हुआ है 2:3 है, तो अब संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो क्या मैंने किया, तो इसका लघुत्तम निकालिएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 चूंकि यहां अनुपात में ना होगा, इसका मान दिया है 66, तो कट जाएगा तो 11 अनुपात हो जाएगा, एक अनुपात का मान 11 हो जाएगा, और संख्या का योग पूछ रहा है, योग माने इसको जोड़िए, 3 2 5 हो जाएगा, तो एक अनुपात का मान 11 है, तो 5 अनुपात का मान 55 हो जाएगा, उत्तर आपका बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है cos स्क्वायर 90, cosec स्क्वायर 90 और यहां cot है 45। सूत्र याद होना चाहिए, मान याद होना चाहिए, सूत्र क्या, मान याद चाहिए। cos 90 का मान होता है 0, कितना होता है, 0 का स्क्वायर। cosec 90 का मान होता है 1, और cot 45 का मान भी 1, 1 घटाओ 1, मान आ जाएगा 0, और आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। या cos 90 का मान 0 बैठा दो, cosec 90 1 होता है, cot 45 1 होता है, कैलकुलेट कर दोगे तो हो जाएगा 0 हो जाएगा। और बाकी मैं आशा करता हूं कि टेक्निक्स आपको समझ में आ रहे होंगे, और इसी प्रकार के टेक्निक्स को और बढ़िया से जानने के लिए आप हमारे पेज को फॉलो जरूर करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि इससे हौसला बुलंद होगा, तो और बेहतर और ज्यादा समय के साथ पढ़ा पाऊंगा। और साथ में अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताते रहिएगा कि आपको एक कैसा लग रहा है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अरे एक मजाक वाला क्वेश्चन आ गया। मजाक इसलिए कि मैथ की क्लास में एक जीके का क्वेश्चन आ गया ना, जनरल अवेयरनेस है, और इसको
हमें लगता है कि आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व लगभग कितना था। तो यह जनसंख्या घनत्व मैं आपको बता दूं, यह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर था ना, प्रति वर्ग किलोमीटर था 382। ठीक है, अब हम चूंकि ये बीच में एक जीके का क्वेश्चन आ गया था, चलिए मैथ का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच, दो बहनों की आयु जो है 4 वर्ष का अंतर है। बहुत जबरदस्त सवाल, पिता का उम्र लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए। दो बहनों के, दो बहन है, उनके उम्र का योग 4 वर्ष का अंतर है, माने उनके उम्र के बीच 4 वर्ष का अंतर है। पिता की उम्र 54 वर्ष है। पिता का उम्र कितना है? 54। पिता माता से 2 वर्ष बड़े हैं। छोटी बहन की आयु माता की आयु की आधी है, तो बड़ी बहन का उम्र ज्ञात करें। ये जबरदस्त क्वेश्चन है। पिता का उम्र जो है 54 है, ध्यान दीजिएगा। पिता का उम्र कितना है? 54 है। माता से पिता 2 अधिक है, मतलब माता कितनी वर्ष की है? 52 साल की है, तब ना पिता इससे 2 अधिक है। अब सवाल समझिए, छोटी बहन जो है वह माता के उम्र की आधी है, तो 52 की आधी क्या हो जाएगी? 52 की आधा किया जाए तो क्या? 26। तो बड़ी बहन करे कि इसके बीच का अंतर 4 वर्ष का है, मतलब 26 साल की, तो बड़ी बहन होगी तो कितनी वर्ष की होगी? 30 वर्ष की, अर्थात आपका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं, आप सवाल को समझते रहिए और कैलकुलेट करते रहिए। इसमें लिखा गया है कि भाई बहन की जो उम्र है, जो दो बहन है, छोटी और बड़ी, 4 वर्ष का है, मतलब अगर छोटी 4 साल की है तो बड़ी 8 साल की, छोटी अगर 10 साल की तो बड़ी 14 साल की है। ठीक है, तो छोटी और बड़ी बहन का अंतर 4 वर्ष दिया हुआ है, और पिता का जो उम्र है ना वो 54 साल दिया हुआ है। तो मुझे पिताजी से ही मतलब है, ये 54 वर्ष के हो गए। पिताजी जो है वो माता के उम्र से 2 वर्ष बड़े हैं, तो यह हो जाएगा कितना? 2, इसको कम कर लीजिए, माता का उम्र हो गया, और छोटी बहन माता से आधी है तो 26 हो जाएगी। तो जब छोटी बहन 26 साल की है, तो बड़ी बहन की बात करेंगे तो 4 अधिक ना होगी, तो 26 में 4 जोड़िएगा तो 30, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए, 2 के पावर 2 लिखा है, 3 के पावर 2 लिखा है, 4 के पावर 3 और 6 के पावर 2। सवाल को देखिए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, और 4 के पावर 3 माने 64, और 6 के स्क्वायर 36। करना यह है कि जोड़ वालों को एक साथ जोड़ो, 4 और 64 जोड़िएगा तो 68, और -9 और -36 मिलके -45। अब बस इसको क्या करना होगा? घटा देना होगा। अगर सब कुछ ठीक है, क्वेश्चन अगर ठीक है, तो कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, हो जाना चाहिए क्लियर। यहां पे आपका प्रश्न है, ये माइनस नहीं ना है? माइनस तो नहीं है, तो आपका प्रश्न क्या बन रहे हैं? 2 3 तो नहीं होगा ना? 2 के पावर 2 है, -3 के पावर 2 है, 4 के पावर 3 है ना। हमें लगता है कि यह 4 के पावर अगर 2 हो जाए क्वेश्चन में, हो सकता है। अब बाकी तो ऐसे कैलकुलेशन वाले हैं, तो आपका जो आंसर आ रहा है वही ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार वही ठीक है, लेकिन ऑप्शन नहीं आएगा। तो हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन में बदलाव कर देख लीजिए, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 4 कितना? 20। मतलब एक क्वेश्चन के अनुसार जो है ऑप्शन रॉन्ग है, यहाँ मिसप्रिंटिंग हुआ है। देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 को 3 बार गुना कीजिएगा 64, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ये 4 और 64 को साथ में जोड़िए, साथ में जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है? ये हो रहा है 68, और ये 45, घटाने पर कितना आएगा? 23 आ जाएगा। मान लीजिए ये ऑप्शन था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 23। क्लियर है? यहां देखो, ये तो आसान बात है, तो कैलकुलेशन की बात है, तो कैलकुलेशन आपके अनुसार, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। बस जोड़ वाले को एक साथ जोड़ो, घटा वाले को एक साथ जोड़ो, और उसके बाद घटा दो लास्ट में। अब आपके सामने प्रश्न आ रहे हैं, ये देखिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। सुबह की सैर के दौरान कोई व्यक्ति है, वो सुबह का सैर करता है। एक व्यक्ति सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कई दिन हुआ? 5 दिन। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक कई दिन हुआ? 5 दिन हुआ। कितना कितना है? 3 है, 4 है, 3.5 है, 5 है, 4.5 है, 1 2 3 4 और 5 जोड़िए,
ये मंडे टू फ्राइडे का टोटल योग कितना हो जा रहा है? तो यह जो है जोड़िएगा तो 4.5 3.5 मिलकर 8 हो जाएगा, और 8 5 13, 13 4 17 और 17 3 20 हो जाएगा। टोटल किलोमीटर 20 हो जाएगा। करे उसे 2 अधिक दिन, माने अब रह गया शनिवार और रविवार। सोमवार से लेकर और शुक्रवार तक यह व्यक्ति जब रोज टहलता है तो वह 20 किलोमीटर जाता है। फिर बच गया शनिवार और रविवार। तो कह रहे कि 2 दिनों में कितना टहले, जिससे उसका औसत, औसत का मतलब पूरे सप्ताह का अगर निकाल लो, पूरे सप्ताह का योग क्या होगा। देखो पूरे सप्ताह का औसत 4 है ना, तो योग निकालने के लिए 7 से क्या करेंगे गुना। अगर औसत में संख्या से गुना कर दे तो योग निकल जाएगा। यह जो औसत है वो 7 दिन का है, 7 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 5 दिन है आपका, ये टोटल टहला है 5 दिन तो 20 किलोमीटर, और पूरे सप्ताह का ये सोच रहा है कि हम 28 टहले, तो कितना 2 दिन में ज्यादा टहलना पड़ेगा। तो 2 दिन में करे कि उसको प्रतिदिन कितना दूरी तय, तो उसे 2 दिनों में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो 8 किलोमीटर की दूरी उसको तय करनी पड़ेगी ना। बात को समझे। कोई व्यक्ति टहलता है सुबह में, और 5 दिन का वह जोड़ रहा है, सोमवार से लेकर और शुक्रवार तक को जोड़ता है, वो आता है 20 किलोमीटर। फिर क्या करता है कि कहता है कि भाई हम और कितना टहले कि एक सप्ताह का औसत 4 हो जाए। औसत 4 तो एक सप्ताह का योग क्या होगा, तो 7 से गुना कर दीजिए, 7 चौक 28, 20 से 28 हुआ, कितना किलोमीटर चला, 8। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यह आपका क्लियर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 16 और 24 एकदम आसान है। ये भी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि सभी सवाल आसान पूछे जाए या सभी सवाल भारी पूछे जाए। कुछ आसान क्वेश्चन और कुछ भारी क्वेश्चन इसलिए डाले जाते हैं कि टाइम का मैनेजमेंट बना रहे। अब 16 और 24 है, तो 16 को लिखते हो 2 गुने 8 लिख सकते हो, 24 को लिख सकते हो 2 गुने 8। आप जानते हो सॉरी 3 गुने 8। मौसा जब पहले क्या निकालना है, मौसा, मौसा मतलब जो दोनों में मिले, कौन मिल रहा है 8। लौसा में क्या करते हो कि जो दोनों में मिले वो, और जो नहीं मिले वो गुना कर दो। ये हो जाएगा 6 और 6 है 48, तो हो जाएगा 8 और 48। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तो बहुत जूनियर क्लास का बात है, जिस तरीका से निकालना चाहे वैसे निकाल लो ना, लेकिन तरीका बेसिक यही है। 3 गुने 8 लिख दो, ये 2 गुने 8 हो जाएगा, 3 गुने 8 हो गया। ठीक है, तो अब ये जो 2 गुने 8 हुआ, 3 गुने 8 हुआ, तो दोनों में मिल क्या रहा है 8। ठीक है, तो मौसा 8 हो गया। लघुत्तम निकालना है तो जो मिला है वो लिखेंगे, जो नहीं मिला उसको भी गुना कर देंगे, तो 48 हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है? नहीं होना चाहिए डाउट इसमें। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। किस्ती का प्रश्न है, नहीं लिखा है, साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति 3,000 रुपया लेता है, कितना, 3,000 रुपया, खरीद लिया साइकिल, करे ब्याज के रूप में करे 12% देंगे, कितना, 12% का भुगतान करने के लिए सहमत हो जाता है। अब 12 समान किस्तों में उसे बांटता है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। और चूंकि यह 12% वार्षिक है, तो 12% वार्षिक का मतलब कि 12/100 कर दो, एक साल का इससे ब्याज निकल जाएगा। ये साधारण ब्याज क्या है, इसलिए ऐसे बन रहा है। साधारण ब्याज क्या है, तो देखो 3,000 अगुने 12/100, क्यों, ताकि ब्याज आ जाए, एक कट जाएगा तो हो जाएगा 360। तो 3,000 लिया था, अब 360 उसको 12 महीना में सूद देना है, टोटल हो गया 3360 हो जाएगा। कितना हो गया, 3360। अब 12 महीना के किस्त में देना है, तो एक महीना का किस्त क्या होगा, काट दीजिए। प्रत्येक किस्त जो हो जाएगा 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, 12/96, 280 रुपया। माने उस व्यक्ति को 280 रुपया का किस्त देना पड़ेगा। कैसे, वो कह रहा है ना, यहीं से हमको समझ आया, करे कि मूलधन और ब्याज जो है दोनों देना चाहता है साथ में। मतलब यहाँ पे स्पष्ट है कि साधारण ब्याज का सवाल हो गया। ये 3,000 रुपया 12% के हिसाब से शुद्ध निकाल लो, एक वर्ष का, ये आ जाएगा 360 रुपया। ठीक है, तो 3,000 रुपया लिया है, 3,000 रुपया का कोई सामान लिया, 360 शुद्ध देगा, तो 3360 हो गया। अब 12 महीना में चुकाना है, प्रत्येक महीना का किस्त क्या होगा, तो 12 से भाग दीजिए 280, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ माध्य ज्ञात करना है। माध्य दू है, माध्य ज्ञात करने का दूसरा कोई तरीके नहीं है। माध्य ज्ञात करना है तो क्या कीजिएगा, सबको जोड़ दीजिए, आज जितना संख्यावा है ना उस संख्यावा से क्या करना होगा, भाग कर देना होगा। ठीक है, तो दो है, तीन है, चार है, 6 और 7 है। टोटल कई गो संख्या हो गया, 2 4 6, 6 से भाग कर दीजिए, जोड़िए सबको, 5 हो गया, 5 3 8, 8 4 12, 12 6 18, 18 7 25, बटा में हो जाएगा 6। अब आप कैलकुलेट कर लो, 6 चौका 24 हो जाएगा, 1 0 और 6 1 36, लगभग 6 के आसपास आएगा। तो 4.16 किसके करीब है, 1 6 को पार करेगा या, जैसे जोड़िए 5 8 12, 18 7 25, 25 बटा 6 हो जाएगा। तो 6 चौका 24, 1 आएगा, 1 0, तो 1 मरतबे जाएगा, 10 में 6 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा ना। अब 4 0 हो जाएगा, तो 6 चौका 6 आएगा 36, और फिर 6 आएगा 36, 1.66 माने आप कह सकते हो 4.16 आ रहा है ना, तो 4.17 आ जाएगा। ठीक है, माध्य निकालने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। आपको क्या करना होगा, सबको जोड़ दीजिए और सबको जोड़कर और 6 से भाग कर दीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि दो कार एक दूसरे की ओर जा रही है, एक 45 किलोमीटर प्रति घंटा, एक जा रहा है 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है। तो दोनों कारों के टकराने से 10 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी क्या होगी। दोनों के टकराने के ठीक पहले एक दूसरे की ओर विपरीत कर रहे हैं, इधर ऐसे, ठीक है, और यह जो है करे कि ये 63 के हिसाब से आ रहा है। ठीक, करे टकराने से 10 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी क्या होगी। मतलब साफ कहिए ना कि टकराने के पहले 10 सेकंड पहले, तो आप 10 सेकंड का अगर निकाल लें, 10 सेकंड का मान निकालने की दूरी 10 सेकंड में कितना तय करेगा, तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। जब देखो एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो जुटेगा ना, जुट जाएगा, 108 हो जाएगा। एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो जुटेगा, एक के दिशा में जाता है तो क्या होगा, घटेगा, तो यह हो जाएगा 108। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा है तो पहले मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए, ये मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया गया, मीटर प्रति सेकंड में हो गया। और अब जानते हैं चाल में समय से गुना करेंगे तबे दूरी मिलेगा, समय है 10, काटिए, 18 8, 18 108, ये हो जाएगा 30, 300 आ रहा है, 300 आ रहा है, तो कह रहे कि 300 मीटर आ रहे हैं ना, मीटर दूरी हमने निकाला है, दूरी निकाला है। फिर से एक बार समझ लो, सवाल कर रहे हैं कि दो कार है, एक 45 और एक 63, एक दूसरे के विपरीत में जा रही है, तो टकराने के 10 सेकंड पहले हमें 10 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लेना होगा। तो क्या करें, एक दूसरे के विपरीत में है तो चाल में चाल जोड़ेंगे, 108 हो जाएगा। अब 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में, दूरी कहता है दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अब 18 से 108 कट जाएगा तो गुना कीजिए, 300 मीटर आ जाएगा। अगर आपको किलोमीटर में चाहिए तो कितना से 1000 से भाग दीजिए, 0.3 किलोमीटर, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई इसमें डाउट है जरूर बताइएगा, एकदम आसान है, इसको आप ठीक से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यही ध्यान देना होगा कि एक दूसरे के विपरीत रहेगा तो चाल में चाल जुटेगा, अगर एक दूसरे के दिशा में रहेगा तो चाल में चाल घट जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहां पे क्वेश्चन आपके सामने, 10 किलोग्राम चावल है, चावल 10 है, 75 के भाव से ले रहे हैं, देख रहे हो 75 के भाव से, टोटल हो गया 750। चीनी, चीनी कितना लिया 20, कितना के भाव से 85 के भाव से ना, तो यह हो जाएगा कितना 1700। ठीक है, 85 के भाव से 20 केजी चीनी लिया तो यह हो जाएगा कितना 1700। टोटल आपका मूल्य आ गया, टोटल खरीद मूल्य आ गया, कितना हो गया 2450 रुपया।
करे चावल 20% और चीनी 10% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य माने बिक्री मूल्य क्या होगा? टोटल दाम कितना होने वाला है? टोटल दाम कितना होगा ना? तो देखते हैं क्या होने वाला है। तो अगर मान लीजिए कि ये तो ठीक है, टोटल हमने निकाल लिया खरीद मूल्य, लेकिन हमें खरीद मूल्य नहीं चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए। तो 750 रुपया का यह हुआ, ठीक है। और विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य डिपेंड करता है लाभ या हानि। तो लाभ है पर बेच रहा है तो यह यह आपका खरीद मूल्य है, इतना में खरीदा है तो यह अपने आप में 100 होगा। विक्रय मूल्य कर रहे हैं 20% लाभ, 120 हो जाएगा। यह आपका हो गया 1700। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल निकालना है क्या? विक्रय मूल्य। ध्यान समझिएगा, आपने 10 केजी चावल लिया 75 के हिसाब से, टोटल दाम हो गया 750। उसके बाद 20 केजी चीनी लिया 85 के हिसाब से, 1700 रुपया यह हो गया। अब करें कि चावल पर 20% का लाभ, तो चावल 750 क्रय मूल्य है तो अपने आप में यह 100 होता है, 120 से गुना कीजिएगा तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि 20% लाभ है। ये भी 100 है, करे उस पर 10% का लाभ, 110 में जोड़िए, कट जाएगा, ये पहले कट जाएगा। अब ये क्या होगा? 12×5 = 60, हाथ में 6, 84 6 90, 900। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इतना हो जाएगा, 1870 हो जाएगा। 17 में 110 से गुना कीजिएगा तो जोड़ दीजिए 2770, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या किया गया समझ लिए ना? एक आपका खरीद मूल्य था, मैंने इसको विक्रय मूल्य में बदला। खरीद मूल्य के बटा में आप 100 लिख सकते हैं, और लाभ हो रहा है 20% तो 120 लिख दीजिए। ये भी खरीद मूल्य है तो बटा में 100, और लाभ हो रहा है 10% तो 110। कैलकुलेट किया जाए तो 2770 रुपया आ जाएगा। और आशा करता हूं कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न करें, इसमें कौन सा आरोही क्रम में है? आरोही का मतलब क्या होता है? आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में, और अवरोही माने घटते क्रम में, आरोही माने बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में देखो कौन है, 65 76 67, ये नहीं है। 65 56, ये भी नहीं है। माने बढ़ते क्रम में होना चाहिए, 65 67 76 86, यही क्या है? यही है आरोही क्रम में। ठीक है, और यहां तो देखो ड्रॉप हो गए, घट गए, नहीं है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यही आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? 2.5 मीटर चौड़े एक पथ की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर वाले एक आयताकार उद्यान से घिरा हुआ है। पथ के साथ उद्यान का क्षेत्रफल क्या होने वाला है ना? देखिए, सहित में कह रहे कि 2.5 मीटर चौड़े एक पथ की लंबाई है और आयताकार एक उद्यान है, एक उद्यान है। ठीक है, यह बात हुआ। इसके चारों तरफ जो है ऐसे, इस बात को देखें, यह जो है वह 2.5 मीटर है, दोनों तरफ 2.5 मीटर है ना? और यह जो है इसका डिस्टेंस है 10 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर। अब जरा समझिएगा, ये तो उद्यान का हो गया 10 10 8 80 हो गया। ठीक है, इसको कोई दिक्कत हमें नहीं है, लेकिन अब कह रहे कि नहीं, ये नहीं निकालना है, हमें निकालना है ये उद्यान सहित रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का पूरा, ये सब पूरा क्षेत्रफल एरिया निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, यह 8 है ना, ऊपर 2.5 नीचे 2.5, तो 2.5 कितना होगा 5, तो 8 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहे हैं कि यह 10 है, ये 10 है ना, इधर 10 है, इधर 2.5 इधर 2.5, 5 हो जाएगा, तो 10 5 15 हो जाएगा, 195। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर से समझ लीजिए क्या कर रहे हैं, अगर आपको समझना है इसको फिर से हटा दो। ये उद्यान है, चारों तरफ ये रास्ता है, ठीक, ये 2.5 मीटर का रास्ता है, चारों तरफ 2.5 मीटर मिला हुआ है, इधर भी 2.5 मीटर मिला हुआ है। यह आपका मान लो कि यह लंबाई, यह 8 है और यह 10 है, तो यह 10 है तो ऊपर 2.5 नीचे 2.5, 5 बढ़ेगा ना, तो 10 5 15। ये 8 है तो इधर 2.5 इधर 2.5, 5 बढ़ेगा ना, 8 5 13, 15 3 45, हाथ में 4 आया 195।
आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपको दिखाई दे रहा होगा उधर। ठीक है, हमें लगता है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये रास्ते का नहीं पूछ रहा है। रास्ते का पूछता ना तो भीतर का 80 है, हम घटा देते, 195 में से 80 घटाते 115 आपका उत्तर हो जाता, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन पूछ रहा है कि भाई रास्ता सहित पूछ रहा है। और अब एक क्वेश्चन मैंने बताए थे इसके पहले, और प्रत्येक दिन मैं एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं कि आप कितना घर पे इसको देखते हैं, और इस टाइप को मैं चाहूंगा कि अपने से बनाइएगा। एकदम आसान टाइप है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर उसको बता दूंगा, या फिर आप उसको कमेंट करके बताइएगा, तो इसको अगले क्लास में जोड़ दिया जाएगा, और शुरुआत में यहीं से कल करूंगा। और मैं चाहूंगा कि तब तक आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। बाकी मैं आशा करता हूं कि आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी, और मैं चाहूंगा कि आप अपने दोस्तों में से शेयर करें। यदि पेज पर पहली बार देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में। दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।